Hello students, today our topic is societal impacts, and in this lecture we are going to discuss some basic concepts related to societal impact, especially digital footprint and etiquettes. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर से। फर्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। तो क्या होता है डिजिटल फुटप्रिंट, समझते हैं इसको। ए डिजिटल फुटप्रिंट इज अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग द इंटरनेट. इट इंक्लूड्स द वेबसाइट यू विजिट, email you send, and information you submit to online services. And one's unique set of digital activities, action, and communication that leaves a data trace on the internet or on a computer or other digital devices and can identify the particular user of the devices. So digital footprint are sometimes broken down into active and passive data traces. Passive data, a digital footprint is a data trail you unintentionally leave online. For example, when you visit a website, the web server may log on your IP address, which identifies your internet service provider, and your approximate location. While your IP address may change and does not include any personal information, it is still considered a part of your digital footprint. A more personal aspect of your passive digital footprint is your search history, which is saved by some search engines while you are logged in. तो देखिए ये पॉइंट्स दे रखे हैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ इनको। फर्स्ट पॉइंट है डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है ये समझिए। डिजिटल फुटप्रिंट इज अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग द इंटरनेट। जब कभी भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ठीक है, हमारी जो सर्च हिस्ट्री होती है, हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है, और जिसको डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है। जैसे कि आपने किसी को फेसबुक पर पोस्ट किया, ठीक, और बाद में आपने कहा कि चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपने डिलीट भी कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपने डेटा पोस्ट किया था तो जो फेसबुक का सर्वर है उस पर वो हमेशा स्टोर रहेगा आपको डिलीट करने के बाद भी। तो इसको बोला जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी वो डेटा बना रहेगा और उसको कभी भी फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने मेल भेजा किसी को, तो आपने मेल भेजा, आपने इस मेल भेजने के बाद अपनी मेल से, अपने सेंड मेल से उसको डिलीट कर दिया, तो इट डजंट मीन कि दूसरे के इनबॉक्स से भी डिलीट हो जाएगा। आपके सेंड मेल से डिलीट होगा, सेकंड पर्सन के जिसको आपने मेल भेजा है उसके इनबॉक्स में तो वो डेटा हमेशा बना रहेगा। तो ये भी डिजिटल फुटप्रिंट का एक एग्जाम्पल है। आप जो सर्च करते हैं गूगल पर, तो ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो जाती है, और ये पता चल जाता है कि किस आईपी एड्रेस से सर्च किया गया है, क्योंकि जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप जिसका भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक आईएसपी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, और आईएसपी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। उस आईपी एड्रेस के थ्रू कि इस डेटा को किसने सर्च किया है, उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन क्या है, ये सब पता चल जाता है। इवन अगर आप अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज भी कर देंगे तो भी वो डेटा वहाँ का बना रहेगा आपका। तो ये भी एक डिजिटल फुटप्रिंट का। तो डिजिटल फुटप्रिंट से मतलब है वो सभी एक्टिविटीज़ जो ऑनलाइन स्टोर हो जाती हैं हमारे जाने अनजाने में, हम चाहें ना चाहें उसको, हम जो भी कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर जाते हैं, तो उसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जहाँ तक इसके टाइप की बात है, तो 2 टाइप्स होते हैं। एक तो पैसिव और एक्टिव 2 टाइप्स होते हैं। इसका पैसिव की जब हम बात करते हैं तो पैसिव का मतलब होता है वो ट्रेल जो आपने अनइंटेंशनली छोड़ी है, आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आपसे जाने अनजाने में वो आपने एक, जैसे हम कहें कि जैसे आपने सर्च किया कुछ भी गूगल पर, ठीक है, या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च किया आपने, तो आपको पता नहीं है, लेकिन ये जो आपने सर्च किया है ये आपकी सर्च हिस्ट्री में स्टोर हो जाएगा। ये किस आईपी एड्रेस से सर्च किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, और यहाँ एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम इंटेंशनली डिजिटल फुटप्रिंट को छोड़ते हैं। तो जैसे आपने किसी को मेल भेजा या फेसबुक को पोस्ट किया, तो आप जानते हैं कि भाई फेसबुक को पोस्ट किया है, सामने वाला पर्सन इसको पढ़ेगा, रीड करेगा, या ईमेल किया है तो उसे रीड करेगा। मेरे डिलीट कर देने के बाद भी ये ईमेल का डेटा सेंडर के इनबॉक्स में बना रहेगा, तो ये फिर एक्टिव फुटप्रिंट कहलाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट को बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव का मतलब अनइंटेंशनली जो डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होते हैं, और एक्टिव का मतलब है इंटेंशनली जो आप डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। आपको पता होता है कि ये डेटा आपका स्टोर हो रहा है, आप इसके बारे में जानते हैं। तो बात ये है कुल मिला के कि जब कभी भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं
तो इंटरनेट पर कभी कुछ भी डिलीट नहीं होता। आप जो कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, किसी को फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती रहती हैं। कुछ आपकी नॉलेज में होती हैं, कुछ आपकी नॉलेज में नहीं होती हैं। जो आपकी नॉलेज में होती हैं आप जानते हैं कि ये, उसको हम एक्टिव फुटप्रिंट बोलते हैं। जो अनइंटेंशनली आप करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अनइंटेंशनली आपकी इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में काउंट किया जाता है। तो एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट इज़ अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो जो ट्रेल ऑफ डेटा रह जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड द वेबसाइट यू विजिट, ईमेल यू सेंड एंड इन्फॉर्मेशन यू सबमिट टू ऑनलाइन सर्विसेज। तो जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप ईमेल भेजते हैं वो, और जो भी आपने ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ की हैं वो सभी डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। तो वंस यूनिक सेट ऑफ डिजिटल एक्टिविटीज, एक्शंस एंड कम्युनिकेशन दैट लीव्स अ डेटा ट्रेस ऑन द इंटरनेट और ऑन ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेज एंड कैन बी आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर यूज़र ऑफ द डिवाइस। तो जो डिजिटल फुटप्रिंट है ये पर्टिकुलर यूज़र को या पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि इस डिवाइस के थ्रू या इस यूज़र के थ्रू क्या डेटा सर्च किया गया, क्या देखा गया, क्या डाउनलोड किया गया, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ की गई, कितने टाइम तक यूज़ की गई, ठीक है, ये सभी रिकॉर्ड हो जाता है। सो डिजिटल फुटप्रिंट आर समटाइम्स ब्रोकन डाउन इनटू एक्टिव एंड पैसिव डेटा ट्रेसेस। तो फर्दर अगर इसकी हम बात करें तो एक्टिव और पैसिव डेटा ट्रेसेस में इसको डिवाइड किया जा सकता है डिजिटल फुटप्रिंट को। इसके टाइप्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका डिजिटल फुटप्रिंट का, भी आया भी था अभी एग्ज़ाम में रिसेंटली, आपने देखा होगा रिवीजन टेस्ट जो आपके हुए थे तो क्वेश्चन पूछा भी गया था ये आपका, ठीक है। तो अगेन आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज अ डेटा ट्रेल यू अनइंटेंशनली लीव ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, when you visit a website, the web server may log on your IP address which identifies your internet service provider and your approximate location। तो पैसिव का एग्जाम्पल दे रखा है कि जहाँ आप अनइंटेंशनली डेटा ट्रेस देते हैं, तो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि जो वेब सर्वर है इसमें वो आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, अप्रोक्सीमेट लोकेशन, वो सब आपका स्टोर कर लेता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती हैं, तो उसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि ये डेटा किसने यूज़ किया था और किस लोकेशन से यूज़ किया गया था। While your IP address may change and does not include any personal information, it is still considered a part of a digital footprint। अब आप ये सोचें कि हम अपना IP एड्रेस चेंज कर देंगे, हम सर्विस प्रोवाइडर ही चेंज कर देंगे तो हमारा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आपका डेटा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ए पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज योर सर्च हिस्ट्री विच इज सेव्ड बाय सम सर्च इंजन्स व्हाइल यू लॉग्ड इन। और ऐसा ही एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का एग्जांपल है सर्च हिस्ट्री। जब कभी हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर जाके तो वो डेटा भी स्टोर हो जाता है। तो ये डेटा किस डिवाइस के थ्रू सर्च किया गया है, उसके आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन भी फाइंड आउट हो जाती है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता चल जाती है, और ये पता चल जाता है कि ये किस पर्सन ने या किस लोकेशन से सर्च किया गया है। डिजिटल फुटप्रिंट को डिजिटल एग्जॉस्ट भी बोला जाता है, तो ये अनदर नेम है इसका, इसको भी याद रख लीजिएगा। Alternately known as digital exhaust, a digital footprint describes activities that can be tracked when an individual user uses the internet or other online services such as a search engine. There are two types of digital footprints, passive and active. Passive digital footprint is the information collected from a user without their knowledge. An active digital footprint is where a user knows that they are sharing the information, e.g. posting on Facebook or submitting a web form। तो देखिए, एक्टिव पैसिव में डिफरेंस यही है कि पैसिव में तो आप अनइंटेंशनली डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, और एक्टिव में आपको पता हो रहता है, जैसे फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं या किसी वेब फॉर्म को आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई वेब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आप खुद दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात स्टोर हो ही जाएगा। तो ये एक्टिव फुटप्रिंट में आता है। An active digital footprint include data that you intentionally submit online, sending an email contributing to your active digital footprint since you expect the data to be sent or saved by another person। तो जब हम बात एक्टिव की करते हैं
तो एक्टिव में आपको पता है कि ये जो डेटा आप सबमिट कर रहे हो कोई वेब फॉर्म में, आपने उसको सबमिट किया, तो आपको पता है, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ये आप इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाह रहे हैं। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं अपनी, तो डिजिटल फुटप्रिंट तो क्रिएट हो ही रहा है, लेकिन ये आपकी नॉलेज में है कम्प्लीटली, इसलिए इसको एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट माना जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो जो ईमेल है वो भी आपका स्टोर्ड होगा। आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो ईमेल है वो जो पर्सन है जो उसे देखेगा वो उसे सेव करेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, तो वहाँ भी जो डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है उसको भी हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट की कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है एवरीवन हु यूजेस द इंटरनेट हैज़ ए डिजिटल फुटप्रिंट। अब डिजिटल फुटप्रिंट किस किस का बनता है ये समझ लीजिए। जो भी कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, वो चाहता है या नहीं चाहता है, डजेंट मैटर, उसका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है। Once digital data has been shared online, there is no guarantee you will ever be able to remove it from the internet. और एक बात याद रखिएगा, आपने कोई भी डेटा, डिजिटल डेटा है, वो शेयर कर दिया इंटरनेट पर, और आपने सोचा कि मैंने तो अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कहीं से भी डिलीट कर दें, करवा दें, कि वो डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। वो डेटा इंटरनेट पर चलता रहेगा, घूमता रहेगा वो। ठीक है। तो वो कभी डिलीट नहीं होता है एक्चुअली में। तो याद रखिएगा, जो भी आप शेयर करते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस डेटा को आप कम्प्लीटली इंटरनेट से रिमूव कर सकते हैं। द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, लार्ज डिजिटल फुटप्रिंट विल बी इवन लाइकिंग ए पेज और ए फेसबुक पोस्ट एड टू और डिजिटल फुटप्रिंट सिंस द डेटा इज सेव्ड ऑन द फेसबुक सर्वर। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि इसको देखिए मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है इसको। कैसे? आप जितना ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करेंगे, आप उतना ज़्यादा आप अपने लिए डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें एक बात तो याद रखिएगा, आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन आपने किसी की आपने लाइक किया कुछ भी, किसी फेसबुक पेज को, ठीक है, लाइक किया आपने, तो इसका भी डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेसबुक के सर्वर पर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट हर उस पर्सन का क्रिएट होता है जो इंटरनेट को यूज़ करता है, और एक बार कोई भी डिजिटली डेटा शेयर हो गया इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप रिमूव करने के बाद भी वो डेटा कम्प्लीटली इंटरनेट से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजिटल फुटप्रिंट एक बार क्रिएट होने के बाद वो बना रहता है। बात करते हैं एक और अनदर टॉपिक की, जो है ई वेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस बार इसका भी क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो टर्म 1 टर्म 2 में पहली बात तो डिवाइडेड सिलेबस कम्प्लीटली। टर्म 1 में जो सिलेबस आ रहा है वो आपका, जैसा आप जानते हैं, पाइथन है और आपका सोसाइटल इम्पैक्ट है। जहाँ तक वेटेज की बात करें तो 50% वेटेज है ओवरऑल टर्म 1 का, जिसमें से 35 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी 25 मार्क्स की आपकी पाइथन रहेगी और 10 मार्क्स का आपका सोसाइटल इम्पैक्ट रहेगा। बात चली थी सिलेबस की, जैसे मैं बता रहे थे स्टूडेंट्स कि 25 मार्क्स का आपका पाइथन आएगा और आपका 10 मार्क्स का सोसाइटल इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो कम्प्लीटली, जैसे आप जानते हैं, थ्योरी है इसमें। तो यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन। गलत तो पाइथन में भी नहीं होना चाहिए, इतना पाइथन पढ़ाया जा चुका है आपको ऑलरेडी, टेस्ट भी हो चुके हैं अब आप, तो आपके रिवीजन भी हो चुका है, प्रोग्राम भी करवाए जा चुके हैं सभी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यहाँ से आपको, मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट और वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। WEEE क्या है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए इसकी। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, WEEE, जिसको ई वेस्ट भी बोला जाता है, इज़ अ वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ एनी ब्रोकन और अनवांटेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो ये वेस्ट होता है जो आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होता है, उसके टूट जाने पर जो बनता है आपका, यानी कि अब वो उसे फर्दर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट ही हो गया, तो उसको हम ई वेस्ट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ द कंसर्न कंसिडरिंग दैट मैनी कंपोनेंट्स ऑफ सच इक्विपमेंट्स आर कंसिडर टॉक्सिक एंड आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इसके काफ़ी कंपोनेंट ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो भी होता है,
दोनों ही आइटम आते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, इलेक्ट्रिकल भी आता है। तो जिसका वेस्ट होता है, इसके काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, तो जब टॉक्सिक होते हैं तो ह्यूमन हेल्थ के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि सही नहीं है वो, और बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। तो ये और प्रॉब्लम है कि उसे फिर किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जा सके, यूटिलाइज़ किया जा सके, ये अपने आप में एक चैलेंज है दोबारा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं वो, या रीयूज़ किया जा सके, ये अपने आप में एक चैलेंज है बड़ा। तो हम समझेंगे कैसे। तो टोटल ई वेस्ट किस तरीके से आपका क्रिएट होता है, ये एक चार्ट दे रखा है जिसमें 50% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और रिमेनिंग 50% इलेक्ट्रिक वेस्ट है, और उसमें कैटेगरी दे रखी है कि टोटल कितना है आपका। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहे थे तो उसमें 10% मॉनिटर्स है। ठीक है, यहाँ मैं बता दूँ, ये 10% ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का है, इलेक्ट्रॉनिक ओवरऑल ई वेस्ट का है आपका। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है। उस 50% में से आपका 10% मॉनिटर्स है, आपका 10% टेलीविज़न है, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, फैक्सेस, प्रिंटर्स ये 15% है, डीवीडी, वीसीआर प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, रेडियोज़, हाई-फाई सेट्स ये 15% है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया 50%। ठीक है, ये 50% हो गया। रेस्ट इलेक्ट्रिक वेस्ट में आता है, जिसमें ओवरऑल वेस्ट का 20% रेफ्रिजरेटर्स हैं, 30% में वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स, एयर कंडीशनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, कॉफ़ी मशीन्स, टोस्टर्स, आयरन्स, ये सब आ जाता है, ये सब इलेक्ट्रिक वेस्ट में आ जाता है। तो ये आप देखेंगे लगभग जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और इलेक्ट्रिक वेस्ट है, उसका सभी आइटम इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये इसका था। अब हम इसकी ज़रा सोर्स की बात करें कि सोर्स क्या है, ये कहाँ से जनरेट होता है ई वेस्ट। एक्चुअली में जो आईटी एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं बेकार हो जाते हैं, तो एक तो ये हो गया आईटी एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, ठीक है, तो ये आपका बेकार हो जाने के बाद ये भी ई वेस्ट में आते हैं। स्मॉल हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, जैसे टोस्टर है ये आपका, तो ये भी आपके ई वेस्ट में आते हैं ख़राब हो जाने पर। कंज्यूमर एंड लाइटिंग इक्विपमेंट्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, टॉयज़, लेजर, स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जितने भी आपके जितने भी आइटम्स होते हैं ये आपके सभी ई वेस्ट जनरेट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है, ये ई वेस्ट है, इज इट हैजार्डस वेस्ट? So e-waste contains several different substances and chemicals, many of which are toxic and are likely to create adverse impact on environment and health if not handled properly. However, classification of e-waste as hazardous or otherwise shall depend upon the extent of the presence of hazardous constituents in it. देखिए, अभी ये हेल्थ के लिए कितना नुकसान देते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने इसका इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, ठीक है, किस तरीके से कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं इसमें, तो या इसमें हैजार्डस कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसके अंदर, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो इफ़ेक्ट क्या है इसका? सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर देखते हैं। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, एयर पॉल्यूशन। E-waste account for 40% of the lead and the 75% of the heavy metals found in the landfills. जो ई-वेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका एलिमेंट मिलता है वो लेड मिलता है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान देता है ये आपको, ठीक है, हैजार्डस है। तो ये है। और जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है तो देखिए, तीनों को, हवा, पानी और ज़मीन, तीनों को ये पॉल्यूटेड करता है। मीन्स ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करेगा ये, सॉइल का एसिडिफिकेशन करेगा ये, और एयर को भी पॉल्यूट करता है। जला देने, ऐसे नहीं कि आपने जला दिया तो कुछ नहीं, तो फिर एयर पॉल्यूट होगी, आपने ज़मीन में आपने नीचे इसको कर दिया तो ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। एसिड छोड़ दिया आपने तो सॉइल का एसिडिफिकेशन करेगा। तो हर तरीके से ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है आपका। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है वो 40% लेड मिलता है, 75% ऑफ द हैवी मेटल्स फाउंड इन लैंडफिल्स। ओके, तो लेड सबसे ज़्यादा मिलता है इसमें। और ह्यूमन हेल्थ की बात करें
तो देखिए, ह्यूमन हेल्थ का तो ऐसा है कि कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिस पर ये इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम, किडनी डैमेज, ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, क्रॉनिक डैमेज टू द ब्रेन, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर, एस्थमेटिक bronchitis, DNA damage, reproduction and development problems, immune system damage, lung cancer, damage to heart, liver, spleen। तो कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं बचा, डीएनए तक को डैमेज करता है ये, ठीक है। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है ये आपका। स्किन डिसऑर्डर इसकी वजह से होते हैं, लंग कैंसर तक होता है इसकी वजह से। तो ह्यूमन हेल्थ में तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको इफेक्ट नहीं करता। ब्रेन से लेकर लीवर तक, लंग तक, ये सब कुछ आपका लीवर, लंग, डीएनए डैमेज, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर, तो ये सब इसके थ्रू होता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, अब इसे मैनेज कैसे करेंगे? ई वेस्ट को इन्वेंट्री के थ्रू, प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन के थ्रू, वॉल्यूम रिडक्शन और रिकवरी एंड रीयूज। तो 4 तरीके अगर आप फॉलो करें इनको, तो ई वेस्ट को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। कोशिश की क्या करें कि वो रिकवर हो जाए या दोबारा से इसे यूज़ में लाया जा सके। उसका उतना ही हम प्रोडक्शन करें जितना कि ज़रूरी है मार्केट में। जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें ताकि जो टॉक्सिक मटेरियल है जो उसके अंदर यूज़ कम से कम हो, ठीक है। और साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेज करें, उतना ही हम प्रोड्यूस करें जितनी मार्केट के अंदर डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। सही तरीके से देखभाल करें उसकी। तो बात आती है कि ई वेस्ट में इंडिया में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट होता है आपका मुंबई में। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो 1,46,180 टन्स पर ईयर ई वेस्ट जनरेट होता है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या अप्रोच और मेथोलॉजी यूज़ की जानी चाहिए? फर्स्ट वन, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ई वेस्ट कैटेगरी आइटम। सबसे पहले हमें वो आइटम की लिस्ट बनानी होगी जो ई वेस्ट को जनरेट करती है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ई वेस्ट कंपोजिशन और डिटरमाइन इट। इसके बाद ई वेस्ट का कंपोजिशन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा। स्टेप 3, आइडेंटिफाई पॉसिबल हैजार्डस कंटेंट इन ई वेस्ट। इसके अंदर जो भी हैजार्डस कंटेंट है उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टेप 4, आइडेंटिफाई वेदर द ई वेस्ट कंपोनेंट इन हैजार्डस और इन द एंटायर ई वेस्ट आइटम इज हैजार्डस। तो ये देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसका कुछ आइटम ही आपको ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है या हैजार्डस है आपका, या कंप्लीट ई वेस्ट ही आपका ऐसा है। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ था, ई वेस्ट कंटेंट टॉक्सिक हैवी मेटल सच एज द लेड, मर्करी, कैडमियम, निकल अमंगस्ट अदर्स। तो इसमें कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल होते हैं? तो लेड होता है, सबसे ज़्यादा तो लेड ही होता है। उसके बाद मर्करी, कैडमियम, निकल भी आते हैं इसमें। ये जो मेटल होते हैं तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सो दीज मेटेरियल्स आर हार्मफुल एंड कैन कॉज ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी एंड इवन नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं। एंड दे कैन ऑल्सो हैव सीवियर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर यूजेस एंड द नर्सिंग ऑफ द इन्फेंट्स। तो बच्चों के लिए काफ़ी नुकसान देते हैं। सिम्टम्स क्या है ह्यूमन हेल्थ पर, ये समझ लीजिए। वॉमिटिंग, मस्कुलर पेन, फैटिग, हेडेक, स्लीपलेसनेस, लंग कैंसर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। तो जब आप इसके टच में रहते हैं तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सिम्टम्स हैं, आपके पास ई वेस्ट है तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सब क्लियर दिख रहा है? तो ये शॉर्ट में दे रखा है कि इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है इसका और ह्यूमन हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा भी गया था इसके बारे में। तो ई वेस्ट हैजार्डस होते हैं कि नहीं, और होते हैं तो क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं, 5 पॉइंट्स के अंदर दे रखा है। तो इसको देख लीजिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी इसे समझा चुका हूँ, दोबारा आई डोंट थिंक ये समझाने की ज़रूरत है इसको। ओके, तो ये इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट है इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो ये टॉपिक आज हमने कवर किए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से आपको कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आउट ऑफ 10। ज़्यादा भी मिल सकते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको ई वेस्ट से और डिजिटल फुटप्रिंट से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डेटा विजुलाइजेशन देखेंगे और बार चार्ट और लाइन चार्ट को समझेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।